हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर सन 2022 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र विषय हिंदी का, जो आरबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। वो पेपर है, सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं। और इसका पहला पार्ट यानी कि ए और बे भाग 4 खंडों में विभाजित है ये पेपर, जिसके ए और बे भाग का वीडियो बनाकर पहले ही डाल चुका हूँ। वीडियो लिंक भी इसके साथ ही डाल दूँगा। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और उसकी लिंक को देख सकते हैं। तो जल्दी से बताना चाहूँगा कि इस पेपर में पूर्णांक कितने नंबर का आएगा। ये 80 नंबर का है, पूरे 80 नंबर का। और समय मिलेगा इसमें 2 घंटे 45 मिनट। पूरे पौने 3 घंटे का पेपर है, पूरे पौने 3 घंटे मिलेंगे आपको। और सामान्य निर्देश हैं इसके अंदर। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। अपना जो पेपर मिलेगा उस पर रोल नंबर लिखना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी कि इसकी उत्तर पुस्तिका मिलेगी, प्रश्न पत्र पर उत्तर नहीं लिखने हैं। और जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, इनके अंदर के जो प्रश्न हैं उनको एक साथ लिखना है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा वहाँ कौन से प्रश्न का कौन सा प्रश्न उत्तर है। और प्रश्न क्रमांक 15 से 23 तक में आंतरिक विकल्प हैं। तो देखिए, खंड ए, जिसको आपको पार्ट फर्स्ट पहले भाग में मिल जाएगा इसका पूरा सॉल्यूशन। ये तो खंड ए चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर्स चल ही रहे हैं। ये खंड आ गया बे। ये भी भाग 1 के अंदर शामिल है। जो पहला वीडियो है मेरा, 2 वीडियो बनाए इसके हिंदी के पेपर के पूरे सॉल्यूशन के साथ। इसी पैटर्न पर आपका बोर्ड परीक्षा में पेपर आने वाला है दोस्तों। तो बे खंड है इसका। ये भी पूरा डिटेल्स में पहले भाग में डाल चुका हूँ, जिसका वीडियो लिंक मैं जो भाग 2 है, जो अब अंतिम भाग है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। वहाँ से आप क्लिक करके उस भाग पर पहुँच सकते हैं। और इसकी स्क्रीन एंड पर भी आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, ये बे भाग चल रहा है। और देखिए दोस्तों, अब आ गया है हमारा अंतिम भाग, दूसरा भाग, जिसमें 2 खंड शामिल हैं, भाग से और भाग दे। इसके शर्त मैंने पहले ही पढ़ दिए हैं आपको। और ये हमारे चैनल का नाम है गर्ग एजुकेशन टेक, जिसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी सामग्री, अनेकों मॉडल पेपर, सैंपल पेपर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। निबंध इंग्लिश में, ऐसे संस्कृत में, कहानियाँ, स्टोरीज़, जितने भी तरह तरह के जो व्याकरण संबंधित हैं, वो सारा मटेरियल इस चैनल पर आपको मिलेगा। जो विज्ञापन इसके अंदर आएंगे, तरह तरह के विज्ञापन के आइडियाज़ भी इस पर मिलेंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, ताकि जो भी मटेरियल मैं डालूँगा इस चैनल पर वो तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे खंड से।
तो दोस्तों भाग 2 की शुरुआत करेंगे खंड 6 से, और खंड 6 शुरुआत हो रही है प्रश्न संख्या 17 से, और 17वां प्रश्न है 3 नंबर का, पूरे 3 नंबर का प्रश्न है। और इसके अंदर देखिए क्या है, पठित गद्यांश है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। सीमा शब्द लगभग 60 शब्द हैं, जो व्याख्या करेंगे वो 60 शब्दों के अंदर करेंगे। तो जल्दी से सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश में क्या दे रखा है, तो काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो सप्रसंग, उपरोक्त गद्यांश जो कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 के पाठ नौबत खाने में इबादत से लिया गया है। जो पाठ है अपना नौबत खाने में इबादत, उससे ये गद्यांश लिया गया है। पठित गद्यांश है, यानी कि जो हमने अपनी किताब में पढ़ रखा है। इस गद्यांश के रचयिता यतीन्द्र मिश्र हैं। इस गद्यांश में काशी तथा उसके मंदिरों में संगीत आयोजन की प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा तथा बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया है कि वे हनुमान जयंती के अवसर पर होने वाले आयोजन में शामिल होते थे। अब इसकी व्याख्या है। इस गद्यांश में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा व आस्था का वर्णन किया गया है। जो काशी में स्थित संकट मोचन मंदिर में, जो कि शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है, में हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक वर्षों से चलने वाले शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन के उत्कृष्ट आयोजन में अवश्य आते हैं। बिस्मिल्लाह खां अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित होने के बावजूद जब भी काशी से बाहर होते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं तथा थोड़ी देर के लिए ही सही मगर उसी दिशा की ओर शहनाई का प्याला घुमा लेते हैं। अब ये प्रस्तुत गद्यांश की भाषा कैसी है? भाषा शैली सहज, सरल और लाक्षणिक है। अब 17वें प्रश्न में अथवा में प्रश्न दिए हुए हैं, या तो ये कर लें या अथवा में एक प्रश्न और है उसको कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगता है वो कर लें। तो ये अथवा में प्रश्न है, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझमें हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। केवल हमारी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है? समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। अब ये इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आपको अगर ये अच्छा, मैंने आपको दोनों प्रश्न बता दिए हैं, दोनों के उत्तर हैं, इसका भी उत्तर दे दिया है। ये देखिए सप्रसंग व्याख्या इसकी है। सप्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2
के पाठ एक कहानी यह भी से लिया गया है। इसकी रचयिता मन्नू भंडारी हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने अजमेर में रहते हुए अपने अंदर आने वाले भावों को प्रकट करने का प्रयास किया है। व्याख्या क्या है इसकी? प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने अपने और अपने पिताजी के बीच विचारों के मतभेद को बताया है कि वे हमेशा ही छोटी छोटी सी बातों में पिताजी से टक्कर लेती रहती थी। लेखिका की बात हो रही है। लेखिका जब से समझदार हुई तब से वे हमेशा ही छोटी छोटी बातों से में पिताजी से टक्कर लेती रहती थी। इसलिए उनके पिताजी उनके अंदर विभिन्न रूपों में या विचारों की कुंठाओं के रूप में या विचारों की प्रतिक्रिया के रूप में समाये हुए थे। लेखिका केवल बाहरी रूप से ही उनसे अलग कही जा सकती है, लेकिन उनके मन में उनका भाव वर्णित है और वे अपने आप को उनकी प्रतिच्छाया के रूप में अनुभव करती हैं। उनके अनुसार, लेखिका के अनुसार, अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले लोगों के हृदय में भी उनके जीवन का अतीत जड़ जमाए बैठा रहता है। अर्थात समय का प्रभाव हमें कितना ही बदल दे, किसी भी प्रकार की स्थिति बदल जाए, हम पूरी तरह से उन विचारों से मुक्त नहीं हो सकते और हमारा अतीत सदैव हमसे जुड़ा रहता है। अब इस प्रस्तुत गद्यांश की भाषा कैसी है? भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। ये हो गया प्रश्न 17, जिसके दोनों अथवा में प्रश्न थे। दोनों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना, जो कठिन लगता है उसको छोड़ देना। अगला प्रश्न है 18वां। ये है पठित पद्यांश, यानी जो कविता होती हैं उनको पद्यांश बोलते हैं। कविता का जो अंश होता है। निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये भी पूरे 3 नंबर का है, तो इसको पढ़ लेते हैं। और सीमा शब्द है लगभग इसका 60 शब्दों में इसकी व्याख्या करनी है सप्रसंग। तो इसके अंदर देखिए क्या है। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ भाड़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। मिलेन कबहु सुमट रन गाड़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृशान। बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। देखिए श्री रामचरितमानस से ये लिया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य है जिसमें बहस हो रही है श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में। जब श्री राम जी शिव धनुष को भंग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसका समाचार सुनकर, उसकी तेज आवाज़, टूटने की तेज आवाज़ सुनकर मुनि परशुराम क्रोध में होकर वहाँ आते हैं। तब ये प्रसंग चलता है लक्ष्मण और क्रोध से भरे परशुराम के बीच में। तो देखिए शुरुआत करते हैं इसकी। उपरोक्त पद्यांश, पहले तो ये देख लेते हैं। उपरोक्त पद्यांश हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ तुलसीदास से लिया गया है। और ये पद्यांश श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जो तुलसीदास जी ने रचना की है रामचरितमानस की। जो रामायण को हिंदी अर्थ में किसने लिखा था? सबसे पहले तुलसीदास जी ने। तो उसका बालकांड है, उसके अंदर से ये
पद्यांश लिया गया है। और ये प्रसंग कब का है? सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने का समाचार जब मुनि परशुराम को मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। तब लक्ष्मण और क्रोध से भरे परशुराम के बीच संवाद होता है। उस संवाद का यहाँ बहुत ही सुंदर प्राकृतिक जो दृश्य है प्रस्तुतिकरण किया गया है। व्याख्या: परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग से भरे वचनों से देते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपकी सहनशीलता पूरे संसार में विख्यात है। माता पिता का ऋण आपने चुका दिया है। आपको गुरु के ऋण ना चुकाने का बड़ा दुख है, जैसे कि हमारे ही माथे अर्थात सिर पर रखा था। अब उस ऋण का ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो किसी हिसाब करने वाले को ले आइए, मैं थैली खोलकर इस ऋण का चुकता कर दूंगा। व्यंग से कहते हैं लक्ष्मण जी। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी के कठोर एवं व्यंग भरे वचनों को सुनकर क्रोध में भरकर उनको मारने के लिए अपने कुठार अर्थात फरसे को घिसने लगते हैं, पैना करने लगते हैं। परशुराम जी से सारे राजा डरते थे। इससे डरकर राजाओं से भरी सभा हाय हाय कर उठती है। फिर लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं कि आप मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, और हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आपका युद्ध में कभी वीरों से पाला नहीं पड़ा, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर परशुराम जी के क्रोध के डर से सभी लोग लक्ष्मण जी के वचनों को अनुचित अनुचित कहकर पुकारते हैं। तब श्री रघुनाथ अर्थात श्री राम जी के इशारे से लक्ष्मण जी को रोकते हैं। तब जो रघुनाथ हैं हमारे राम जी हैं, भगवान राम, वो अपने इशारे से, आँखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोकते हैं। और लक्ष्मण जी के आहुति के समान वचनों से परशुराम जी के अग्नि रूपी क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोलते हैं, कहते हैं। इस पद्यांश की भाषा शैली है सरल है, रोचक है और व्यंग्यात्मक है। अब देखिए, इसमें 18वें प्रश्न में अथवा में भी एक प्रश्न दिया है, या तो ये कर सकते हैं, दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। मैंने तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं। पहले का बता दिया, अब ये दूसरे का देख लीजिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये है कविता का अंश, पद्यांश जिसको बोलेंगे। इसका हमको सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो देख लीजिए किस तरह व्याख्या आप करेंगे। सप्रसंग प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 भाग 2 के काव्य खंड की रचना फसल से लिया गया है। इसके रचयिता नागार्जुन हैं। उपरोक्त पद्यांश में कवि ने फसल के बारे में बताया है कि फसल क्या होती है और उसमें प्रकृति के किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है। व्याख्या: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि फसल एक या दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के जल से तैयार होती है। एक या दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों किसानों और मजदूरों की मेहनत से ये फसल तैयार होती है। एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी के गुणों के प्रभाव से ये फसल तैयार होती है। अर्थात नदियों के पानी, किसानों और मजदूरों के हाथों की कड़ी मेहनत, अनेक प्रकार की भूरी काली संदली मिट्टी के गुणों से और सूर्य की किरणों के रूपांतरण तथा थिरकती हुई बहती हुई हवा या वायु से ही ये फसल तैयार होती है।
और इस पद्यांश की भाषा शैली कैसी है? सरल, सहज और रोचक है। तो 18वें प्रश्न में दो प्रश्न थे अथवा में, दोनों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। जो अच्छा लगे वो आप कर लेना, दोनों करना चाहें दोनों कर लेना। अगला प्रश्न है 19वां। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है? विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। उत्तर सीमा लगभग 60 शब्द है, तो इनको साधु क्यों कहा है ये देख लीजिए। बाल गोविंद भगत साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानकर उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, कभी झूठ नहीं बोलना, खरा व्यवहार, 2 टूक बात करना, किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेना, किसी की चीज़ को बिना पूछे ना तो छूना और ना ही व्यवहार में लेना। यहाँ तक कि कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं जाते थे। वह थे तो गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। साहब कौन थे? कबीर। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे साहब के दरबार में 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहाँ दरबार में भेंट के रूप में रखने के बाद जो प्रसाद रूप में उन्हें मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजर चलाते। इन सारे कारणों की वजह से बाल गोविंद भगत को साधु कहा गया है। अब इसमें अथवा में प्रश्न है, उसका भी उत्तर देख लीजिए। पहले प्रश्न देख लेते हैं। नवाब साहिब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया? लखनवी अंदाज व्यंग लेख के आधार पर लिखिए। 3 अंकों का प्रश्न है ये भी, उत्तर देख लेते हैं। लखनवी अंदाज व्यंगात्मक लेख में नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव प्रकट किया है, जिसमें उन्होंने एक बनावटी जीवन शैली को दर्शाया है, जिसमें वे रेलगाड़ी में सफ़र करने के लिए 2nd क्लास की यात्रा का टिकट खरीदते हैं ताकि वे रईसी अंदाज में अकेले ही रेलगाड़ी में यात्रा कर सकें, तथा अकेले यात्रा के विचार करके ही वे खीरे खरीदते हैं ताकि यात्रा करते समय आराम से खीरे का आनंद ले सकें, खीरे खा सकें। अब क्या हुआ? लेखक भी उसी डब्बे में पहुंच गया है। तो लेखक के उसी डब्बे में पहुंचने पर नवाब साहब लेखक को दिखाने के लिए बड़े अंदाज में यानी नवाबी अंदाज में खीरों को धोकर तौली से पोंछते हैं, उनके झाग निकालते हैं और करीने से यानी तरीके से उनकी फाँक करते हैं, उनको काटते हैं और फिर उन फाँकों के ऊपर नमक मिर्च वाला मसाला डालते हैं और फिर नवाबी प्रदर्शन करने के लिए खीरों को खाने की बजाय नाक तक ले जाकर सूंघते हैं। उन्हें केवल सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। ऐसा करने के बाद भी वे डकार लेकर यह दिखलाते हैं कि खीरा खाए बिना भी उनका पेट भर जाता है, तथा ये भी दिखाते हैं कि जैसे खीरा खाने का उनका रईसी अंदाज यही है। तो ये हो गया 19वें प्रश्न के अथवा के दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब आ गया है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न भी 3 नंबर का है, तो देख लीजिए। गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर सीमा 60 शब्दों की है, उत्तर देख लेते हैं। हारिल एक पक्षी है। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, कभी भी उसे छोड़ता नहीं है। गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहा गया है, क्यों? जिसमें गोपियों ने अपने हृदय की तुलना उस हारिल पक्षी से की है तथा उसके द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी की तुलना हरि अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से की है और ये बताया है कि गोपियों के हृदय में श्री हरि श्री कृष्ण के प्रति इतना दृढ़ प्रेम है कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी तरह किसी भी परिस्थिति में वे श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती हैं। अथवा में प्रश्न है, उत्तर
माफ़ कीजिए, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। ये भी 3 नंबर का है। उत्तर सीमा लगभग 60 शब्द है। अथवा के प्रश्न हैं, दोनों में से एक करना है, जो अच्छा लगे वो कर लेना। दोनों के उत्तर इस वीडियो में मैंने आपको डाल रखें, देख लो। इसका उत्तर हो गया, उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि निराला जी ने बादल को क्रांति का प्रतीक माना है तथा कवि ने जनमानस में चेतना का संचार करने के उद्देश्य से, लोगों में एक नई जीवन शक्ति भरने के भाव से बादल को गर्जना करके आने तथा ऊंची आवाज़ लगाकर उमड़ घुमड़ कर आकर छा जाने के लिए आह्वान किया है। कवि बादलों से आशा करता है कि वह लोगों के मन में नए जीवन का संचार कर दे। कवि बादलों के हृदय में विनाशकारी शक्ति छिपे होने का भाव भी दर्शाता है, इसलिए वह बादलों से समाज में दुखों से पीड़ित लोगों तथा शोषण के शिकार लोगों के मन का संताप दूर करने के लिए कहता है, बादलों से कहता है, समाज में शीतल जल की वर्षा से सुख तथा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करने और गर्जना करके उत्साह का भाव भरने के लिए कहता है। ये हो गया खंड से, और अब है अंतिम खंड द इस प्रश्न पत्र का। तो खंड द शुरुआत हो रही है 21वें प्रश्न से। इसमें देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 300 से 350 शब्दों में सार गर्भित निबंध लिखना है। अब ये पहला निबंध है, इसमें देखिए कई दे रखे हैं निबंध अथवा में, उनमें से एक पर निबंध लिखना है। तो मैंने अलग अलग सारे विषयों पे निबंध, कुछ तो निबंध वीडियोस बना के डाल दिए हैं इस चैनल पर, गर्ग एजुकेशन टेक पर, जो हमारा चैनल है जिसको आप देख रहे हैं उस पर, और सारे वीडियोस, सारे निबंधों के वीडियोस मैं डाल रहा हूँ लगातार। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरुआत करेंगे। यहाँ एक निबंध इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, बाकी के निबंधों को देखना है तो आप मेरे चैनल पर जो निबंध ऐसे का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर देख सकते हैं। तो ये पहला निबंध है, और दूसरा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण पर कारण और निवारण। इस पर मैंने आपको निबंध इसी वीडियो के अंदर है, ये देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण निवारण के उपाय और उपसंहार। तो सबसे पहले प्रदूषण क्या है ये देख लेते हैं। प्राकृतिक वातावरण के अंदर अवांछित तत्वों जैसे विषैले, हानिकारक, जीवन नाशक का मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। अब प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, देखिए प्रदूषण के प्रकार हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इत्यादि तरह के प्रदूषण होते हैं। अब प्रदूषण होने के कारण क्या हैं ये भी देख लीजिए। आज भारत ही नहीं, सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। वर्तमान में हवा, पानी, मृदा अर्थात रेत, मिट्टी आदि के साथ साथ पेड़ पौधे, खेती एवं कृमि, कीट आदि सभी पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। इसी प्रकार गैस, धुआं, धुंध, कर्कश ध्वनि एवं विषाक्त पदार्थों की भरमार आदि से भी हर तरह का प्रदूषण देखने को मिल रहा है। बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का बुरी तरह दोहन पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण की वजह से मानव ही नहीं वरन वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण आगे चलकर मानव सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। प्रदूषण इतना खतरनाक होता है। अब प्रदूषण निवारण के उपाय, इसको खत्म करने के उपाय, कम करने के उपाय क्या हैं? प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से आज पूरा विश्व चिंतित है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पर्यावरण को बचाने की दिशा में अनेक उपाय किए जा रहे हैं। भारत सरकार भी पर्यावरण निवारण के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। जैसे कौन कौन से प्रयास हैं देख लीजिए। सघन अभियान चलाकर वृक्षारोपण करना सबसे अच्छा प्रयास है कि जितने पेड़ लगा सकते हैं, जितने पौधे लगा सकते हैं उनको लगाएं और उनकी रखवाली करें, बड़े होने तक उनको ध्यान रखें, सूख नहीं पाए वो। शोर पर नियंत्रण करके तथा पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जन चेतना को जागृत करना। इसके अलावा कारखानों से निकलने वाले विषैले अपशिष्टों, नालियों में गंदा पानी फैलने तथा खुले में शौच जाने से बचने के लिए सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं। नदियों की स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। घर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं। अब उपसंहार इसका जो पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो है: बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, तेजी से बढ़ते वाहन, कटते जंगल आदि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए देश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। बड़े उद्योगों को प्रदूषण रोकने के उपाय अपनाने जाने को कहा जा रहा है। इस हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ये आपका हो गया निबंध प्रदूषण पे, और ये सड़क सुरक्षा से संबंधित निबंध है जो कि चैनल पे मिल जाएगा आपको जल्दी ही। और यहाँ द है मातृभाषा और उसका महत्व, इस पे निबंध मिल जाएगा आपको, सारे निबंध मिल जाएंगे आपको करीब करीब। अब है प्रश्न संख्या 22। इसमें देखिए ये भी अथवा का प्रश्न है। इसमें भी 2 प्रश्न है जो अथवा में है। पत्र है और प्रार्थना पत्र है। ये प्रार्थना पत्र है। आपका नाम गौरव है। मान लिया आपका नाम गौरव है। आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है और उत्तर सीमा कितनी रखनी है? लगभग 300 शब्द। तो स्टार्टिंग शुरुआत करेंगे सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजकोट गुजरात, जो विद्यालय का नाम है वो लिखेंगे और जिस जगह पर विद्यालय है आपका उस जगह का नाम आप लिखेंगे। विषय हमको बता ही रखा है, खेलों के लिए खेल सामग्री मंगवानी है, अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। मान्यवर, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में ही कक्षा 10 का छात्र हूँ। इसके साथ ही मैं अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूँ। विद्यालय में कई तरह के खेल जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम व अन्य खेल छात्रों द्वारा खेले जाते हैं, परंतु इन खेलों की होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए पर्याप्त और उचित सामग्री, अच्छी क्वालिटी की सामग्री नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि खेलों के लिए ज़रूरी निम्न सामान मंगवाने की कृपा करें। तो देखिए ये सामान है। पहला है लेदर फुटबॉल किट सहित। दूसरा लिख दिया है हॉकी स्टिक, हॉकी बॉल बढ़िया क्वालिटी की। और तीसरे नंबर पर है बैडमिंटन रैकेट सेट। चौथा है कैरम। उपरोक्त सामग्री आने से हमारे विद्यालय के छात्र इनसे अभ्यास कर समय समय पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर सकेंगे। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद दे दिया, दिनांक लिख दी इसमें और नाम बता रखा है गौरव, आपका आज्ञाकारी शिष्य गौरव, कप्तान हैं क्रिकेट टीम के कक्षा 10, ये लिख दिया है। इसके साथ ही प्रार्थना पत्र समाप्त हो गया है। अब अथवा में प्रश्न है
पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी देना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप मेरे चैनल पर जो एप्लीकेशन लेटर्स का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप इस पत्र को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है। उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। उत्तर सीमा लगभग 25 से 50 शब्द है। तो देख लीजिए, ये विज्ञापन तैयार है आपके सामने। ये विज्ञापन है अग्रवाल फ्लावर हाउस का, और यहाँ पर देखिए क्या क्या मिलता है। गुलदस्ते, मालाएं मिलती हैं, हार मिलते हैं, इसकी चित्र बना दिए हैं ऊपर, और नीचे अपना पता लिखा हुआ है। शादी एवं पार्टियों की एडवांस बुकिंग भी की जाती है। इस तरह से ये विज्ञापन हो गया है। अथवा में भी इसके एक प्रश्न और है। कला अंकुर संस्था की कला वीथी में कुछ चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखिए। तो यदि आपको इसका विज्ञापन भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके अंदर आपको ये विज्ञापन भी जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। ये पेपर हिंदी का पेपर था, मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए, कक्षा 10th 2022 के लिए। धन्यवाद।